दिल्ली सल्तनत, इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सुल्तानों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या कोई जानता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज बात करते हैं इसके पहले राजवंश की। एक ऐसा दौर जो करीब 84 साल तक चला और जहां गुलाम सुल्तान बने। जी हाँ, गुलामों ने अपनी जंजीरें तोड़कर सीधा सुल्तान का ताज पहना। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई गुलाम सुल्तान कैसे बन सकता है? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। तो इस कहानी का पहला किरदार है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक असल में मोहम्मद गोरी का एक तुर्क गुलाम था और फिर देखिए 1206 में वही गुलाम उत्तरी भारत का पहला तुर्क शासक बन गया। यहीं से एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी। ऐबक की विरासत आज भी हम देख सकते हैं। वो अपनी दरियादिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार, उसका निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया था। साथ ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। तो कह सकते हैं कि उसने सल्तनत की एक मजबूत और दिखने वाली बुनियाद रखी। लेकिन कहानी में एक अचानक मोड़ आता है। ऐबक का राज बहुत लंबा नहीं चला। 1210 में वो चौगान खेल रहा था, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, और घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। बस इतनी अचानक मौत ने उसके नए नवेले साम्राज्य को एक मुश्किल में डाल दिया। अब सवाल ये था कि अगला सुल्तान कौन होगा। ऐबक के बाद जो शख्सियत सामने आई वो थे इल्तुतमिश। और जानते हैं, कई इतिहासकार उन्हें ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐबक ने तो नींव रख दी थी, पर उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए था, वो इल्तुतमिश ने बनाया। देखते हैं कैसे। उसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा काम था दिल्ली को कैपिटल बनाना। मतलब सिर्फ राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं, बल्कि कल्चरल कैपिटल भी। उसने सारी ताकत को एक जगह दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। और फिर आता है उसका मास्टर स्ट्रोक, इक्ता सिस्टम। अब ये सिर्फ जमीन से टैक्स वसूलने का कोई सिस्टम नहीं था, नहीं, ये तो उस पूरे सल्तनत की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी थी। इसी सिस्टम ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, बहुत ही स्मार्ट तरीका था। पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें कहते थे इक्ता। हर इक्ता का एक हेड होता था, इक्तादार। उसका काम क्या था? उसे अपने इलाके में एक सेना मेंटेन करनी थी और टैक्स कलेक्ट करना था। अब सेना और अपने सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी पैसा बचता, वो सीधा सुल्तान के खजाने में चला जाता था। तो देखिए, एक ही सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और आर्मी तीनों कंट्रोल हो गए। कमाल है ना? अच्छा, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया, पर एक स्टेबल इकोनॉमी का क्या? वो भी तो जरूरी थी। तो इल्तुतमिश ने इस पर भी ध्यान दिया। उसने करेंसी में सुधार किया, 2 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे हुआ ये कि इकोनॉमी में एक स्थिरता आ गई और ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत आसान हो गया। इल्तुतमिश ने तो सब कुछ सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद सल्तनत में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, और इस संकट की वजह थी रज़िया सुल्तान। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश की अपनी बेटी और उसकी चुनी हुई वारिस थीं, और यही बनी दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक। तो रज़िया के सामने असल चुनौती क्या थी? ये एक जबरदस्त टकराव था। एक तरफ तो उसके पिता इल्तुतमिश ने खुद अपनी सबसे काबिल औलाद यानी रज़िया को अपना वारिस चुना था, पर दूसरी तरफ थे वो ताकतवर तुर्क सरदार, जिन्हें द 40s या 40 का गुट कहा जाता था, और वो लोग किसी भी हाल में एक औरत की हुकूमत मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन रज़िया भी कोई कम नहीं थी। वो उन सरदारों के हाथ की कठपुतली बनने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने मर्दों वाले कपड़े पहनना शुरू किया, बिना पर्दे के दरबार लगाना शुरू किया, और यहाँ तक कि जंग के मैदान में अपनी सेना को खुद लीड किया। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। पर इतनी बहादुरी के बाद भी उनका शासन बहुत लंबा नहीं चल पाया, सिर्फ 3 साल और 8 महीने। आखिरकार उन तुर्क सरदारों की साजिशें कामयाब हो ही गईं और रज़िया को तख्त से हटा दिया गया।
इससे पता चलता है कि सल्तनत के अंदर पावर के लिए लड़ाई कितनी खतरनाक हो चुकी थी। रज़िया के बाद तो कुछ समय तक बड़ी उथल-पुथल मची रही और फिर सीन में एंट्री होती है बलबन की। मजे की बात यह है कि बलबन खुद उन्हीं 40 सरदारों में से एक था और अब वो सुल्तान बन गया था। उसने अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरों को देखा और तय किया कि राजशाही को अब एकदम सख्त, एकदम निरंकुश बनाना होगा। बलबन का फंडा बहुत क्लियर था। उसने कहा, सुल्तान कौन है? सुल्तान धरती पर खुदा का नुमाइंदा है, उसकी परछाई है। इसका सीधा मतलब ये था कि सुल्तान जो भी करे उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये एक तरह से सुल्तान की पावर को डिवाइन बनाने जैसा था, ताकि कोई विरोध करने की हिम्मत ही ना कर सके। और अपनी इस थ्योरी को लागू करने के लिए उसने तरीके भी बड़े सख्त अपनाए। विद्रोहियों को तो वो बेरहमी से कुचल देता था। उसने एक जबरदस्त जासूसों का नेटवर्क बनाया ताकि हर बात की खबर रहे। यहाँ तक कि दरबार में हंसने और मजाक करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। और दिल्ली को महफूज रखने के लिए उसने आसपास के जंगल कटवा दिए और वहां पुलिस चौकियां बनवा दी। सुल्तान की हैसियत को और भी ऊंचा दिखाने के लिए उसने दरबार के कुछ नए रस्म रिवाज शुरू किए, जैसे सिजदा, जिसमें सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना होता था, और पायबोज यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि सबके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबसे ऊपर है। अब देखिए, बलबन के सख्ती के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी थी, और वो वजह थी मंगोलों का खतरा। ये वही दौर था जब चंगेज खान के मंगोल पूरे एशिया में एक आंधी की तरह छाए हुए थे। तो बलबन का सारा फोकस भारत के बॉर्डर्स को इस भयानक खतरे से बचाने पर था। तो सवाल ये उठता है कि इस गुलाम वंश की असली देन क्या थी? अगर हम देखें तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसे एक ऐसी मजबूत नींव दी जो आगे चलकर बहुत काम आई। और यही शायद सबसे जरूरी बात है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को जो ताकत और स्थिरता दी, उसी मजबूत बुनियाद पर तो आगे खिलजी जैसे राजवंशों ने एक और भी बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जो आने वाली कई सदियों तक कायम रहा। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो शानदार इमारतें हैं जैसे कुतुब मीनार जो आज भी हमारी आंखों के सामने है, या फिर वो सिस्टम्स हैं जैसे इक्ता प्रणाली जिन्हें इल्तुतमिश और बलबन ने बनाया और जिन्होंने एक साम्राज्य को सदियों तक जिंदा रखा? सोचिएगा जरूर इस बारे में।